नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप इटर्नल हॉस्पिटल में सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ प्रोस्टेट से रिलेटेड कुछ चर्चा करने के लिए कुछ सीनियर लोग हैं। इनमें से कुछ हमारे पेशेंट्स हैं। ऑल्दो हम इनकी कोई पर्सनल चीज़ें तो साझा नहीं कर पाएंगे, ये इलीगल है, लेकिन इनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, समाज में प्रोस्टेट से रिलेटेड लोग क्या बातें करते हैं, कैसा फीडबैक देते हैं, इन लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस रहे प्रोस्टेट ऑपरेशन के बाद में, फॉलोअप के ऊपर क्या है, आगे क्या एडवाइस लेनी चाहिए। तो इसी चीज़ों में कोशिश करेंगे कि हम कुछ इंफॉर्मेशन साझा करें ताकि आम लोगों के लिए वो प्रैक्टिकल पॉसिबल हो। जैसे बात करी जाए कि अक्सर जो भी पेशेंट यूरिन से रिलेटेड हमारी ओपीडी में आते हैं, हम पूछते हैं कि क्या तकलीफ है। सबसे पहला सवाल हमारा रहता है क्या तकलीफ है। जवाब पेशेंट का रहता है प्रोस्टेट से रिलेटेड तकलीफ है। तो इसका मतलब आम लोगों को प्रोस्टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन वो कितनी सच है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हर कोई ये मान के चलता है कि 60 से 70 साल बाद में पेशाब से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो प्रोस्टेट से रिलेटेड है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा चूंकि काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ आने से पहले रूटीन चेकअप पेशेंट करवा के आते हैं, जिसमें से सोनोग्राफी वगैरह होती है। तो लोग ये मान के चलते हैं कि नॉर्मल प्रोस्टेट की ये साइज़ होती है और इससे बड़ी साइज़ जब हो जाती है तो हम लोगों को इलाज की ज़रूरत है। ये कितना सच है आज इस पे भी बात करेंगे। कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसी हैं जो पेरिफेरी में अवेलेबल नहीं है, और जो पेरिफेरी में अवेलेबल नहीं है तो वो डॉक्टर्स करवाते भी नहीं हैं। तो कई बार उन इन्वेस्टिगेशन के अभाव में ट्रीटमेंट जो बन जाते हैं वो कितने सच हैं और कितने हितकारी हैं, इस पे भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक करके कि आपको प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि लोग बाग प्रोस्टेट से रिलेटेड क्या धारणा रखते हैं? प्रोस्टेट से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं आज की तारीख में 90% लोगों को ये परेशानी है। लोग बोल नहीं पाते उस चीज के लिए ना। ओके, बोलेगा तो तब जब डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक है, मेरी परेशानी इतनी ये है, डॉक्टर साहब चेक करवाएंगे तो पता लगेगा कि हाँ भाई, जैसे मेरे था 80-90 ग्राम का प्रोस्टेट ऑपरेशन के द्वारा निकाला गया। अभी मेरे को 1% भी तंगी नहीं है, एक हफ्ते में जैसे निकाला है ना। ओके। अभी एक हफ्ते बाद में मैं आया चेक करने के लिए। तो कई बार आपको जैसे सपोज करो कि हर पेशेंट यूरोलॉजिस्ट को नहीं दिखाता, हम अपने कंफर्ट के अनुसार आसपास में हमारे फिजिशियन को दिखा देते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग प्रोस्टेट से ग्रसित होते हैं या जो भी 60 साल 70 साल की उम्र पे, उनको या तो डायबिटीज़ होती है या हाइपरटेंशन होता है या किडनी से संबंधित बीमारी होती है या किसी को स्ट्रोक की बीमारी होती है, और फिजिशियन कभी भी ये गाइड नहीं कर सकता कि भाई सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो हम लोग कई बार ये चीज़ें नोटिस करते हैं कि वो पेशेंट कभी गलत नहीं होते, जो सर्जरी में कई बार लेट पहुंचते हैं। कई बार ये मेडिकल फ्रेटर्निटी की भी लिमिटेशन होती है कि फिजिशियन बार बार कहता रहता है कि जितने दिन चल रहा है चलने दो, जितने दिन चल रहा है चलने दो, जब कभी परेशानी आएगी तो ऑपरेट करा लेना। क्या वास्तव में इस टाइप का है? आप देखते हैं मतलब, और या फिर ऐसा नहीं है कि हम ही लोग डिले करते हैं ऑपरेशन के लिए? जब तक नहीं पता होता है ना तब तक तो ठीक है, और जब पता लग गया कि अपने को इतनी बड़ी परेशानी है तो फिर डॉक्टर साहब के पास जाना ही पड़ता है और फिर आपसे सलाह लेनी पड़ती है कि क्या करना है। जैसे आपने मेरा चेक किया, प्रोस्टेट 80-90 ग्राम बताया आपने बोला जी सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं कहा बिल्कुल करवाइए सर, मैं तैयार हूँ। परेशान थोड़ी होना रोज रोज सर। पर मतलब आपकी सलाह है कि परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर अपने को कोई भी बीमारी मालूम पड़ गई है तो उसका त्वरित इलाज कराना चाहिए। बिल्कुल करवाना चाहिए सर। चलो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ओपीडी में हम लोगों को पेशेंट मिलते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब चल रहा था इतने दिन, हमने सोचा कि चलने दो, और फिर लास्ट स्टेज में आके हमारे पास पेशेंट आता है कि अब आप ऑपरेशन कर दो, चलने वाला काम खराब है सर, जिस टाइम एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रही है। अब बात ऐसे प्रोस्टेट साइज की आती है। सर ने बताया कि मेरी 80 से 90 ग्राम प्रोस्टेट है, तो बहुत बार पेशेंट हमसे पूछता है कि डॉक्टर साहब नॉर्मल प्रोस्टेट साइज क्या है और किस प्रोस्टेट साइज के हमें इंटरवेंशन कराना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हम इंफॉर्मेशन हम आपको साझा कर रहे हैं कि प्रोस्टेट की साइज तब तक नॉर्मल मानी जाती है जब तक वो मरीज में लक्षण नहीं थे। अगर किसी मरीज की प्रोस्टेट साइज 70 ग्राम है लेकिन मरीज कह रहा है कि मैं रात को 1 या 2 बार उठता हूँ, यूरिन मेरा पूरी तरह से खाली होता है, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं। अगर किसी मरीज की प्रोस्टेट की साइज 50 ग्राम है लेकिन उसको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, यूरिन की धार अच्छी नहीं आ रही, उसको जोर लगाना पड़ रहा है, बार बार इन्फेक्शन है, पेशाब में उसको संतुष्टि नहीं मिल रही,
तो उसके लिए वो 50 ग्राम भी एबनॉर्मल है। तो सोनोग्राफी में दी हुई साइज के बेसिस पे कभी भी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं होता। इसके साथ साथ 2-3 टेस्ट और होते हैं, जैसे जब भी प्रोस्टेट की साइज 50 या 60 ग्राम 70 ग्राम जितनी भी हो, सिर्फ प्रोस्टेट साइज एक पैरामीटर नहीं होता। हम सोनोग्राफी में कुछ और पैरामीटर्स भी देखने चाहिए। जैसे एक होता है प्री वॉइड, कि सोनोग्राफी करते टाइम पेशाब की थैली में पेशाब कितना था और पेशाब करने के बाद में कितना बचा, ब्लैडर की वॉल थिकनेस क्या है, सीरम पीएसए लेवल क्या है और यूरिन का फ्लो कैसा है। जैसे यूरोफ्लोमेट्री जो बोलते हैं कि कंप्यूटर द्वारा पेशाब के धार की जांच। बहुत बार क्या होता है कि ये जो प्रोस्टेट से रिलेटेड जो परेशानियां होती है ये बहुत स्लो ग्रो करती है। एक आदमी की धार 17 से 18 ml पर सेकेंड होती है, लेकिन धीमे धीमे करके डिक्लाइन होती है। पहले 18 से 16, 16 से 14, 14 से 12। तो उसको ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि मेरा पेशाब की धार बहुत कम है, क्योंकि बोलेगा डॉक्टर साहब ये तो सालों से। कोई भी चीज सालों से होने का मतलब नॉर्मल नहीं होता। हो सकता है कि आप सालों से परेशानी झेल रहे हो जिसको आपको अवेयरनेस ही नहीं हो। तो यूरोफ्लोमेट्री ये बताती है कि वो जो प्रोस्टेट है वो पेशाब के रास्ते में कितनी रुकावट दे रही है। तो ये सारे टेस्ट कराने के बाद ही इंटरवेंशन डिसाइड होना चाहिए। पेरिफेरी के अंदर पीएसए लेवल, यूरोफ्लोमेट्री लेवल, इनकी सुविधा नहीं होती। सिर्फ प्रोस्टेट की साइज के बेसिस पे ट्रीटमेंट होता है, जो नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करें जब भी आपको कोई डॉक्टर सर्जरी एडवाइस करता हो तो अपने जो मिनिमम जो पैरामीटर्स जो रिक्वायर्ड है वो पूरे करने के बाद ही सर्जरी डिसाइड करें। जिन प्रोस्टेट सर्जरी के रिजल्ट अच्छे नहीं आते उसमें कभी भी डॉक्टर फॉल्ट पे नहीं होता। सर्जरी वैसी ही होती है जैसे इंडिकेटेड हो। इंडिकेशन फॉल्टी होती है कि कई बार ऐसा होता है कि 50 ग्राम पेशेंट का मरीज आपको ये कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे को पेशाब में जलन है और आप 50 ग्राम पे ऑपरेट करा लेते हैं। ऑपरेट सिर्फ जलन के लिए नहीं होता, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स होने चाहिए कि पूरा पेशाब नहीं लग रहा, जोर लगाना पड़ रहा है, धार नहीं बढ़ रही है ना, रात को मेरे को बार बार उठना पड़ रहा है, बीच बीच में मेरे को इन्फेक्शन होता रहता है। तो ये कुछ खास इंडिकेशंस है जब हमें प्रोस्टेट की सर्जरी करानी चाहिए। किसी ने जलन कहा, किसी ने कहा सोनोग्राफी कराई, प्रोस्टेट मेरी 60 ग्राम की है, ऑपरेट करा लो। तो जब भी इंडिकेशन सही नहीं होगी हमारे रिजल्ट भी सही नहीं होंगे। तो और सेकेंड बात आती है पीएसए की। जैसे सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक जांच होती है पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये जांच बहुत इंपॉर्टेंट जांच है, लेकिन ये जांच बहुत कम होती है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जब ये 10 से बड़ा होता है तो उसमें प्रोस्टेट की कैंसर होने के चांस होते हैं। और अगर आप किसी भी मरीज का एंडोस्कोपिक ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको प्रोस्टेट कैंसर रूल आउट करना जरूरी होता है कि उसका पीएसए 10 से कम होना चाहिए, प्रेफरेबली तो 4 से भी कम होना चाहिए। लेकिन फिर अगर ये जांच इतनी इंपॉर्टेंट है तो करवाते क्यों नहीं? ये जरूर सवाल दिमाग में आता है कि भाई सभी डॉक्टरों को कराना चाहिए। वो जांच इसलिए नहीं कराते बहुत बार कि पीएसए जब 10 से बड़ा होगा तो उसका जो ऑपरेशन होता है वो काफी बड़ा ऑपरेशन होता है, जो अक्सर इवन जयपुर में भी सिर्फ 3 या 4 डॉक्टर करते हैं। तो जब हमें ऐसी जांच कराएं कि अगर वो पॉजिटिव आ जाए, हम उसका इलाज नहीं कर पाते, तो बहुत बार डॉक्टर ये पीएसए की जांच को स्किप कर देते हैं या फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि देखो जी ये जो पीएसए ये बढ़ा हुआ है, इसमें आप ऑपरेशन कराओगे तो इतना लाखों का खर्च लगेगा, पेशाब का कंट्रोल नहीं रहेगा, ये परेशानी होगी। तो एक बार अपन घबरा जाते हैं और अपन कहते हैं छोटे वाला ऑपरेशन कर लेते हैं। छोटा ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन ऐसे नहीं होते हैं। एक होता है स्पेशल इंडिकेटेड ऑपरेशन कि आपको जैसे हॉलैप ऑपरेशन है तो ये ऑपरेशन है, इसमें पूरी प्रोस्टेट निकलती है। जो नॉर्मल जो प्रोस्टेट के ऑपरेशन जो पेरिफेरी में या छोटे हॉस्पिटलों में अवेलेबल होता है उनको बोलते हैं TURP कि ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें जैसे खीरे को छीलते हैं इस तरीके से प्रोस्टेट को छील के निकालते हैं। तो इसमें नुकसान ये रहता है कि एक तो करंट यूज होता है, तो करंट यूज होने से मरीजों को पेशाब में चिस बहुत चलती है। जैसे हमारे कोई प्लेट अगर गर्म टच हो जाती है तो बहुत जलन होती है। तो अक्सर पहले जमाने में ये करंट के ही ऑपरेशन होते थे, अभी भी पेरिफेरी में यही होते हैं। तो जो मरीज प्रोस्टेट के ऑपरेशन करंट से करा के जाता था फिर बाद में उसको बहुत चीज चलती थी। तो अड़ोसी पड़ोसी जब भी उनसे पूछना आता था कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो अक्सर मरीज ये कहता था कि इससे पहले तो मैं ज्यादा ठीक, मैं पहले ही था। क्योंकि भयंकर चीज चलती है, जलन होती है, हालत खराब हो जाती है। तो आसपास के मरीज को अगर थोड़ी बहुत भी कुछ ऐसे हिम्मत बनती थी कि मुझे भी इलाज कराना है तो डर के वो पीछे चले जाते थे कि नहीं हमें नहीं कराना।
हाल फिलहाल आपने देखा होगा समाज में कि प्रोस्टेट के ऑपरेशन का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया। वजह क्या है इसकी? एक तो वजह ये रही कि पहले जब लगभग जो पेशेंट जो हार्ट पेशेंट होते थे या जिसको स्ट्रोक की इंसिडेंस होती थी, खून पतला करने की दवाई शुरू करते थे। खून पतला करने की दवाई के साथ अगर प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते थे तो बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस होते थे। तो अक्सर 60 या 70 साल के बाद में जब भी हम डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर बोलता था आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता। हो सकता है अभी भी कई लोगों को पेरिफेरी में ऐसा बोला जाता हो कि आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता। दो चीजें होती हैं, आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता मेरे यहाँ पे, ये एक अलग चीज है, और आपका ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं है, ये एक दूसरी चीज है। तो अक्सर क्या होता है कि पेरिफेरी में संसाधन इतने लिमिटेड होते हैं, मशीन्स इतनी अच्छी नहीं होती, एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस नहीं झेल पाते, आईसीयू का सेटअप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो डॉक्टर अक्सर बोल देता है कि आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता। लेकिन वही मरीज जब हमारे पास आता है तो हम कहते हैं ये रूटीन है, हमारे यहाँ ये रोज ऑपरेशन होते हैं। तो कई बार पेरिफेरी में जो पेशेंट होता है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे तो 3 साल पहले ही बोल दिया गया था कि आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो एक चीज हम ये भी बताना चाहेंगे कि अगर पेरिफेरी में या कहीं पे भी छोटे सेटअप में आपको ये कहा गया है कि ये सुविधा हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको हमेशा बड़े सेटअप के ऊपर जरूर आना चाहिए। आपको सुलेमान साहब पेशाब की क्या परेशानी रहती है? पेशाब कम आता था, ठीक है, प्रेशर नहीं होता था, और उसके बाद में मैंने आपके पास आया हूँ काफी दिन बाद में, तो आपने ऑपरेट के लिए कहा मैं तैयार हुआ उसी दिन। फिर ऑपरेशन के बाद में कितने दिन पेशाब की नली रही आपको? 7 दिन। ठीक है, फिर पेशाब की नली निकल गई, फिर उसके बाद का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, फ्लो बहुत अच्छा हो गया, बार बार तकलीफ नहीं हो रही है कोई। ठीक है, बस बढ़िया। और लगभग प्रोस्टेट की साइज आपकी 80 से ऊपर था। 80 के ऊपर थी आपकी। तो अमूमन एक ये चीज देखी गई है कि जो प्रोस्टेट की साइज 80-90 ग्राम के आसपास रहती है वो अक्सर ज्यादा तकलीफ दे होती है। 50 से 60 ग्राम तक की प्रोस्टेट अक्सर दवाइयों से मैनेज हो जाती है। 80-90 ग्राम की प्रोस्टेट में हो सकता है दवाई से मैनेज हो जाए, पर मैंने देखा कि जितने भी पेशेंट बैठे हैं 80-90 ग्राम के आसपास के पेशेंट हैं, तो शायद ये एक रफ क्राइटेरिया बनता हुआ जा रहा है जहां अपने को एक ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। आपको जयप्रकाश जी क्या परेशानी रहती थी पहले? हाँ, ऑपरेशन के पहले। ऑपरेशन से पहले सर जी बार बार पेशाब आता था, ठीक है, रुक रुक के आता था। हाँ, और वो भी मैं स्कूटी से पीछे से ट्रक ने वो मार दी टक्कर, तो उस वजह उसका था मेरे यहाँ लग गया। ठीक है, तो उसके बाद में बारीक हो गई गांठ। हाँ, फिर मैंने ये चढ़ावा दिखाया, उन्होंने फिर झुंझुनू ने ये कहा भाई आप वो दिखाओ झुंझुनू, तो मैं झुंझुनू गया। झुंझुनू वाले ने सोनोग्राफी करवा की, फिर ये बोला भाई आपकी पेशाब नली में नस जो है लंबी हो रही है, तो आप इसका ऑपरेशन करवाओ, है इस गैस का ऑपरेशन बाद में करवाना। ठीक है, तो अभी ऑपरेशन हो गया आपको? हाँ, अब हो गया। तो ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद में आपको कोई परेशानी महसूस हुई कि जैसे कुछ डर रहते हैं हम लोगों को कि खून बहुत निकलता है, जलन बहुत होती है, बुखार आ जाता है, उल्टी आ जाती है, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद? मैं तो हर एक को जो मेरे पास में पड़ोसी हैं 5-7 मेरी उम्र के ऑपरेशन करवाएंगे, तो मैंने कहा भाई मेरी ये लड़की निकल जाए उसके बाद में मैं आपको डॉक्टर का और हर चीज का संपर्क करवाऊंगा, पहले मेरे को देख देना। तो आप संतुष्ट हो ऑपरेशन से? मतलब अभी तक मैं खुश हूँ। ठीक है, और आपका नाम भी पहली बार इसी ने बताया, हनुमान जी ने। मैं इसके पास गया और साहब मेरे ये तकलीफ है, तो आप मेरे को अच्छे डॉक्टर के पास भेज। सर का केस थोड़ा सा यूनिक था, मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा। कई बार पेशेंट क्या होते हैं कि जैसे डायबिटीज के मरीज होते हैं, है ना, स्ट्रोक के मरीज होते हैं जिनको ब्रेन ह्यूमरेज वगैरह आ जाती है, एक पार्किंसोनिज्म के मरीज होते हैं, कई दवाइयाँ चल रही होती हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो इन मरीजों में क्या दिक्कत आती है कि पेशाब की थैली ओवर डिस्टेंट हो जाती है। एक आम आदमी यूजुअली 2.5 से 3 घंटे के ऊपर पेशाब के सेंसेशन डेवलप कर लेता है कि 3 घंटे बाद उसको महसूस होता है कि मुझे पेशाब जाना चाहिए।
कई बार कई पेशेंट बड़े खुश होकर हम लोगों को बताते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो रात को 9 बजे सोता हूँ, सुबह 8 बजे उठता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। 9 बजे सो के सुबह 8 बजे उठने का मतलब ही परेशानी है। अगर आप 11 घंटे तक पेशाब नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपके ब्लैडर में सेंसेशन बहुत ही कमजोर है। तो कई बार बहुत से कंफर्टेबल, वास्तव में परेशानी क्या है, परेशानी क्या नहीं है, ये कई बार पेशेंट को पता ही नहीं होता। तो इतना ओवर डिस्टेंडेड ब्लैडर भी बहुत अच्छी बात नहीं होती। अक्सर ये पेशेंट लैंड अप होते हैं रिटेंशन में कि अर्ली मॉर्निंग में आके 1 लीटर या 1.5 लीटर के आसपास पेशाब इकट्ठा हो जाता है। अपन जब कैथेटर लगाते हैं तो एक साथ 60 ml यूरिन निकल के आता है। किडनी भी इन लोगों की प्रभावित होती है, लेकिन इनको परेशानी नहीं होती। तो इस टाइप के पेशेंट बहुत होते हैं। ज्यादातर ये पेशेंट कम एक्टिव देखे गए हैं या फिर ओवर एक्टिव देखे गए कि पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, लोगों से घिरे रहते हैं। तो दिनचर्या थोड़ी थोड़ी सी इन लोगों की अक्सर प्रभावित मिली गई है। तो इस टाइप के पेशेंट को भी हम लोग ऑपरेट करते हैं। हो सकता है कि पेरिफेरी में आपको 700 ml से ज्यादा रिटेंशन वॉल्यूम पे ये कहा जाए कि आपके ऑपरेशन के रिजल्ट बहुत ही कमजोर होंगे, लेकिन ब्लैडर में कुछ ऑप्टिमाइज करने की कुछ दवाइयां आजकल चल गई हैं, जिनके इन लेजर से जब आप कंप्लीटली इनको ट्रीट करते हो तो अक्सर 40 to 50% ऑफ द इनका रिटेंशन वॉल्यूम कम हो जाता है और सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट काफी बढ़ जाता है। सर का केस भी कुछ ऐसा ही था। ये रिटेंशन में आए थे, दोनों किडनी में काफी ज्यादा सूजन थी। हमने कैथेटर लगाया, 10 दिन में ब्लैडर में कुछ स्टोन डेवलप करी, फिर लेजर से ऑपरेट किया। अभी आज कैथेटर निकला है और उम्मीद है कि शायद बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपको सर क्या परेशानी रहती थी या आपको कैसे मालूम पड़ा कि मेरे को पहले कोई परेशानी होती थी, टॉयलेट भी आता था और सारी चीज थी। मैं तो अभी आपके पास जब आया उससे 10 दिन पहले थोड़ा मेरे पेन हुआ, ठीक है, मैंने कहा मस्कुलर पेन होगा। ठीक है, तो दूसरे डॉक्टर से मैंने मस्कुलर पेन वाले से कांटेक्ट किया तो उन्होंने दवाई दी के साथ 3 दिन का 2 दिन का कोर्स देते हैं आपको, उसमें ठीक होता है, ठीक नहीं होता है फिर आपका सोनोग्राफी कराएंगे। तो वही किया उन्होंने, वो ठीक नहीं हुआ, उससे दर्द हल्का दर्द था, ज्यादा तेज नहीं था। फिर मैंने जब सोनोग्राफी कराई तो उसके अंदर प्रोस्टेट का आया। फिर मैंने डॉक्टर साहब से नीचे से कांटेक्ट किया तो आपने यही किया साहब ऑपरेट कराओ। जो ये आपका पेशाब काफी बचा हुआ था। हाँ, पेशाब था उसमें। 800-900 पेशाब बचा हुआ था। पेशाब भी आ रहा था, आप लोग आपने देखा था, खुद किया था, पेशाब भी आ रहा था। लेकिन अब किस कारण से बढ़ा क्या हुआ है तो पता नहीं पड़ा। वो स्लो आपकी ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ती गई। फिर आपने जब किया ऑपरेट मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई बिल्कुल भी। ठीक है, लोग जनरली क्या है कि दर्द होता है, मुझे दर्द भी नहीं हुआ ऑपरेट में, तो अच्छा था। आज निकला है देखो। तो आपका मतलब ऑपरेशन से आज तक का सफर काफी ठीक बिल्कुल रहा। बिल्कुल सही रहा। मेरे कोई ब्लड भी नहीं है ज्यादा, अंदर कुछ लोगों को ब्लड आता है। हाँ, शुरू में तो 1-2 दिन थोड़ा वायर आया, उसके बाद कोई बिल्कुल नहीं रहा, ब्लड भी नहीं रहा। कुछ नहीं, तो साफ। ठीक है। मैं बता दूं। इनका श्रीनाथ जी का भी केस काफी डिफरेंट है। आज जितने भी केसेस ऑपरेट में कुछ यूनिकनेस है, जिससे एक मैसेज भी अच्छा जाएगा। एक अंडर एक्टिव डेट्रूसर एक बीमारी होती है। अंडर एक्टिव डेट्रूसर का मतलब होता है कि पेशाब की थैली कमजोर काम करती है। तो अक्सर इन लोगों को ये कहा जाता है कि आपके ऑपरेशन के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आएंगे और आप अपने ही हाथ से 6-6 घंटे पेशाब की नली लगाते रहो और पेशाब की थैली खाली करते रहो। अगर सही तरीके से देखा जाए तो आप कोई टर्मिनल इलनेस के पेशेंट को देखते हो जिसकी उम्र 80 है, 85 है, तो फिर भी ठीक है। आप किसी भी 60 साल या 65 साल के ऊपर आप उसकी 25 साल इस टाइप का ट्रीटमेंट दो तो ये कहीं पे भी जस्टिफाइड नहीं है। आजकल कुछ कोलिनर्जिक ड्रग्स आज आ गई हैं, बेथनिकोल वगैरह, जिसमें देखा गया है कि ब्लैडर में काफी हद तक टोन रिगेन हो गई है। शुरू में शायद इनको CIC भी एक्सप्लेन किया था, 3 महीने हमने इनको कोलिनर्जिक ड्रग्स देके और ब्लैडर में कुछ टोन डेवलप करी, फिर शायद आपकी नली में हट गई थी, आप खुद ही पेशाब करते थे। फिर इन्होंने खुद पेशाब करना शुरू किया। एक यूरोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन और होती है जो मैंने जिक्र किया कि कुछ इन्वेस्टिगेशन पेरिफेरी में अवेलेबल है। यूरोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन क्या बताती है कि पेशाब की थैली में कितनी ताकत है। अगर 30 to 40% भी ब्लैडर के अंदर अगर टोन अभी भी बची हुई है तो ऐसे पेशेंट पेशाब की नली के बगैर पेशाब करते रहते हैं। हालांकि इनके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते जितने एक नॉर्मल के आते हैं, लेकिन ये पेशेंट अक्सर हैप्पी रहते हैं क्योंकि जो दूसरा अल्टरनेट है वो इनके लिए बहुत ही मुश्किल है कि अपने हाथ से पेशाब की नली हर 6-6 घंटे पे लगाएं। इनका भी ऑपरेशन लगभग शायद 70 या 80 ग्राम के आसपास की प्रोस्टेट थी,
लेजर से ऑपरेट हुआ है, आज इनका कैथेटर निकला है और शायद हम उम्मीद करते हैं कि इनका भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एक मैसेज यही है कि अंडर एक्टिव डेटूसर भी हो तो भी एक अपने को ट्रायल और सर्जरी जरूर देनी चाहिए, सीधा CIC या कैथेटर की बजाय। आपको क्या परेशानी रहती थी ऑपरेशन के पहले? पिछले 3 महीने 4 महीने से थोड़ा दबाव था, ठीक है। हिसाब आता था। हाँ फिर 11 जुलाई को स्ट्रोक आ गया, हाँ। तो वो चला इलाज 2-4 दिन, उन्होंने जो नर्सी निकाली तो पेशाब आना ही बंद हो गया। ठीक है, पूरी तरह पेशाब रुक गया आपका? बिल्कुल। ठीक है। फिर वहाँ कोटा में दिखाया, हाँ उन्होंने नर्सी डाली, 3 महीने तक उससे चले। फिर आपके पास आए तो उसने आपने भी कोई एक जांच करवाई थी, उससे यूरोडायनामिक स्टडी कराई थी। हाँ उससे 10 दिन बाद फिर दोबारा बुलाया, हाँ उसमें फिर आपने वो नर्सी निकाल दी। हाँ। और फिर आप खुद ही पेशाब करते रहे थोड़े दिन? फिर क्या वो दवाई आई ना, उसके 5 दिन बाद ही पेशाब आने शुरू कर दिया। अच्छा। पर आपने वो उसको फिर भी कहती थी वो नर्सी से पेशाब करवाने का बीच में चालू रखा कि आप हाँ। पूरा ब्लैडर को डिस्टेंड मत होने दीजिए, एटलीस्ट एक बार तो उसको खाली करें। ठीक है, तो यही अंडर एक्टिव डेटूसर के केस हैं जो कोशिश करी हमने कि भाई इनको भी एक बिना कैथेटर के यूरिन करवाएं। अब बात आती है PSA की। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एलिवेटेड PSA के पेशेंट भी TURP या हॉलेप की जिद करते हैं, क्योंकि पेरिफेरी से ये सुन के आते हैं हम लोगों के पास कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है, आपका अगर ऑपरेशन करा जाएगा तो आपका यूरिन कपड़ों में लीक होगा, आपको सेक्सुअली भी इनएक्टिव रहेंगे, इम्पोटेंसी भी डेवलप हो जाएगी। ये जो कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं ये बहुत सेल्फ लिमिटिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। पिछले 1 साल में हमने 7 या 8 प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट ऑपरेट करे हैं। ये जो कॉम्प्लिकेशन होती है सेल्फ लिमिटिंग होती है। विद इन 3 to 6 मंथ में ये पेशेंट 100% कॉन्टिनेंट हो जाते हैं। हमारे 7 में से 4 पेशेंट तो एक भी दिन इनकॉन्टिनेंट नहीं रहे। हमने 2 हफ्ते बाद में जब कैथेटर निकाला तो दे डजंट रिक्वायर ए सिंगल डायपर एट ऑल, एक भी डायपर यूज नहीं हुआ। जबकि किताबें भी कहती हैं कि 70% लोगों में नियर टू 3 to 6 मंथ कुछ लोगों को डायपर की जरूरत पड़ती है। हालांकि ये बताना ऑपरेशन के पहले बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा पेशेंट कॉन्टिनेंट रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। जैसे लगभग पेशेंट लेजर से ऑपरेट हुए। लेजर जब शुरू हुआ था, आज से हार्डली 4 या 5 साल पहले लेजर शुरू हुआ है। आपके ऑपरेशन को बोलते हैं हॉलेप, हॉल्मियम लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट। तो TURP सर्जरी जब पहले चलती थी तो उसमें कुछ प्रोस्टेट का हिस्सा छोड़ दिया जाता था जहां पर यूरिन का कंट्रोल होता है, तो उससे आपका कंट्रोल बना रहता था। तो कंट्रोल वाली प्रॉब्लम TURP में नहीं होती थी। उसमें प्रॉब्लम एक ही रहती थी कि पेशाब में खून कई दिनों तक आता था, चिस कई दिनों तक चलती थी, दर्द कई दिनों तक रहता था, पर कंट्रोल की दिक्कत नहीं थी। हॉलेप सर्जरी जैसे ही मार्केट में आई, कंट्रोल की प्रॉब्लम वापस से शुरू हो गई लोगों को, क्योंकि हॉलेप के अंदर पूरी प्रोस्टेट निकलती है। और जब ये पूरी प्रोस्टेट निकलती है तो जहां पर यूरिन का कंट्रोल होता है वहां से भी मतलब वो लेजर काम करता है। और शुरू के केसेस में देखा गया कि अक्सर 20 से 30% पेशेंट कहते थे कि ना यूरिन में जब खड़ा होता हूँ तो यूरिन निकल जाता है, या मैं हल्का सा भी खांसता छींकता हूँ तो यूरिन कपड़ों में निकल जाता है ना, मैं बाथरूम तक पहुंचता नहीं उससे पहले यूरिन निकल जाता है। तो ये एक लेजर की कॉम्प्लिकेशन शुरू में थी, क्योंकि कोई भी टेक्निक जब मार्केट में नहीं आती है तो उसको एक एस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। अब जैसे आप 5 या 7 पेशेंट बैठे हो, मैं हर पेशेंट से ये जरूर पूछता हूँ कि आपको लीक हुआ नहीं हुआ, क्योंकि किताबें अभी भी 4-5 साल पुरानी चल रही है जो ये कहती हैं कि 30% लोगों में अभी भी इनकॉन्टिनेंस है। लेकिन धीमे धीमे हमने देखा कि अब इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत सी किताबें हैं ये अलग अलग जगह से छपती हैं। जैसे जो किडनी स्टोन की जो किताबें हैं वो अमेरिका से छपती हैं, और अमेरिका में किडनी स्टोन इतना ज्यादा होता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स जितने ट्रेंड है उस चीज को ऑपरेट करने के लिए उतने वहां नहीं है। तो जो काम जितना कम होगा डेफिनेटली उसकी कॉम्प्लिकेशन रिस्क ज्यादा होगा। कि कुछ ऑपरेशन में लिखा हुआ है कि हर 200 में से एक ऑपरेशन में ये कॉम्प्लिकेशन है, हर 100 में से एक ऑपरेशन में ये कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि अमेरिका में 200 केस पूरे 1 साल में डॉक्टर करता है, और यहाँ 100 केस 1 महीने में ही कर लेता है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टोन इतना कॉमन है।
सेकेंडली प्रोस्टेट की जो इंसिडेंस है वो इंडिया में बढ़ क्यों रही है? धीमे धीमे से ये देखा गया कि लोगों की हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ गई है। अब लोग 60 या 70 के बाद भी अपने आप को एक नॉर्मल मानते हैं। अगर मैं अपने बचपन की याद करूं तो मैं देखता था कि 60 से 70 साल के बाद में बूढ़े पेशेंटों को कोई डॉक्टर को नहीं दिखाता था। उनको जो भी तकलीफ होती थी ये मानते थे कि ये उम्र की वजह से, वो परेशान होते रहते थे पर कोई नहीं दिखाता था। बच्चों को, फीमेल्स को, यंग लोगों को ही डॉक्टर के पास ले जाया जाता था। अब धीमे धीमे से सिनेरियो चेंज है, क्योंकि 70 के बाद भी लोग इंडिपेंडेंट हैं। कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स ऐसी आई हैं कि जिस वजह से आप लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया गया कि अगर परिवार में अगर आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं भी है तो कम से कम आप गवर्नमेंट सेटअप में जाके आप अपना इलाज करा सकते हो। जो जरूरत है वो सिर्फ अपने मोटिवेशन की है, वो सरकार नहीं दे सकती, वो कोई डॉक्टर नहीं दे सकता, वो कोई आम आदमी नहीं दे सकता। अगर हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं जिससे आपको ये मालूम पड़े कि आपकी जो भी तकलीफें हैं ये उम्र की वजह से नहीं है, ये बीमारी की वजह से है। अगर उम्र की वजह से परेशानी हो तो हर किसी को होनी चाहिए, जो भी 70 साल का है सबकी प्रोस्टेट ऑपरेट हो जानी चाहिए। लेकिन कुछ अमुक लोग होते हैं जिनको किसी भी चीज की जरूरत होती है। सेकेंडली, कभी भी बीमारी अगर डॉक्टर डायग्नोस करता है तो उसको उस स्टेज तक मत ले जाने की कोशिश करें जहां पर सिम्टम्स आते हैं। जैसे प्रोस्टेट के साथ साथ मैं बताता हूँ, जैसे प्रोस्टेट में अगर किसी भी मरीज को हम कहते हैं कि पीए से बढ़ा हुआ आपको प्रोस्टेट कैंसर है, मरीज अक्सर झुठलाएगा कि तो नहीं मुझे तो यूरिन अच्छे से आ रहा है, और वो उस स्टेज तक वेट करता है जब तक उसको यूरिन की तकलीफ हो, तब तक वो प्रोस्टेट कैंसर फैल चुका होता है। हर महीने में 2 से 3 केस अच्छे एजुकेटेड लोगों के हमारे पास आते हैं कि 1 या 1.5 साल पहले उनको पीए से बढ़ा हुआ था, उनको कहा इलाज कराइए और उन्होंने इलाज नहीं कराया और आज वो परेशानी में है। तो जितना अर्ली स्टेज के ऊपर चीज़ों का इलाज पॉसिबल है, आजकल मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी अवेलेबल है, बहुत कम मॉर्बिडिटी है, बहुत कम कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत अच्छे आईसीयू सेटअप है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो ऑलमोस्ट नियरली नॉर्मल पेशेंट 2 से 3 दिन के अंदर, पहले जितने भी ऑपरेशन होते थे चीरे वाले होते थे जिसमें महीनों हम लोग बेड पे रहते थे। अब भी पेशेंट जब हमारे पास ऑपरेशन के लिए आता तो ये पूछता है डॉक्टर साहब कितने दिन रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ दिमाग से जाती नहीं है कि बड़े चीरे, बेड रेस्ट और परेशानी, बच्चे भी परेशान होते हैं कि कहाँ हम लेके मतलब घूमेंगे। तो आजकल ऐसे ऑपरेशन होने बंद हो गए, यूरोलॉजी बहुत रिवोल्यूशनाइज हो गई है। हार्डली कोई ऑपरेशन ऐसा होता है जिसमें मैं मरीज को 2 या 3 दिन से ज्यादा हॉस्पिटल स्टे में रखता हूँ। हार्डली विद इन 72 आवर्स में 95% पेशेंट्स हमारे डिस्चार्ज हो जाते हैं। सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने काफी सर्च किया, सुना है कि प्रोस्टेट के ऑपरेशन से पहले आप काफी डरे हुए थे, बच्चे ने सिंगापुर में भी थीसिस करी, बच्चों ने भी यहाँ किया, लोगों ने कहा कि ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरे को एक्चुअली लास्ट ईयर बहुत है पेशाब बंद हो गए, ठीक है, पड़ोस में एक न्यूरोलॉजिस्ट शर्मा जी उनसे दिखाया मैंने, काफ़ी ब्लड फूला हुआ था, 2 दिन हो गए पेशाब नहीं लगा, उन्होंने नाली लगा दी और पेशाब निकाल दिया। और उससे पहले उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाई थी, उसमें साइज 45 था। बाद में उन्होंने कि वो दवाई से भी ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन भी है, दोनों ऑप्शन से आपके पास। हाँ तो मैंने फिर दवाई वाला सुना, वही उन्होंने दवाई दे दी 2-3 महीने की, ठीक आने लगा पेशेंट, एक्शन निकल गया, इंस्टाल फिर वैसे बंद हो गया। फिर उन्हीं के पास गए, वही नाली लगा दी और 5-7 दिन हो गए थे। फिर मैंने इधर और भी दिखाई कुछ, फिर बहू रहती बाहर, उन्होंने सर्च करके देखा बेस्ट यूरोलॉजिस्ट नहीं, आप क्यों तैयार नहीं हुए? हमें ये पूछना चाह रहा था। मैं सोचता था दवाई से हो जाएगा। ये प्रॉब्लम मेरे पिताजी को भी थी, वो भी 80-90 ईयर्स के थे उसमें, और लास्ट टाइम मतलब उनकी डेथ हो गई थी, पाइप लगी हुई थी, पाइप लगे डेथ हो गई घर में। हाँ उससे सुविधा नहीं थी, गाँव हमारा था, शहर में जाके नली लगवा ली थी अपना, और ये नली उनके साथ ही गई थी, मैंने उसको निकाल दी संस्कार में। तो ये हेरिडिटरी में मैंने कुछ सुना है कि
हाँ, प्रोस्टेट का हेरिडिटरी काफी कोरिलेशन है। पीएसए की जांच इंडिया के अंदर 50 साल से बाद में हर साल करानी चाहिए। जिस भी इंसान की उम्र 50 साल की होगी हर साल पीएसए की जांच कराएं। प्रोस्टेट कैंसर इंडिया में नंबर 1 कैंसर है। ओल्ड एज पेशेंट के अंदर प्रोस्टेट कैंसर नंबर 1 कैंसर है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। फिर भी इंडिया के अंदर प्रोस्टेट के ऑपरेशन इसीलिए कम हो रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस की कमी है और डर बहुत है। और ज्यादातर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो उस स्टेज के पार हो चुके होते हैं जब उनका ऑपरेशन होना चाहिए। अक्सर पूरा हड्डियों में और ट्यूमर फैल चुका होता है। एक बहुत ही कॉमन चीज देखी गई है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर जो बोलता है हम उसकी एडवाइस की बजाय हम अपने पड़ोसी से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए और पड़ोसी पे अपन लांछन लगाने की कोशिश करेंगे फलाने ने ये कहा। आपने 2-3 चीजों में और भी नोटिस किया अगर पहले आज से 10 साल पहले मैं भी जब छोटा था तो मैंने देखा कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, अक्सर ये फेल होते हैं। ये बहुत ही कॉमन मिथ था कि जिसने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराया वो चारपाई पे ही आज तक। अब जब मैं डॉक्टर बना हूं मैंने चीजों को फॉलो किया तब मैंने समझने की कोशिश करी है कि क्यों ऐसा होता है कि यहाँ तो कोई फेल नहीं होते तो गांव में वो फेल क्यों होते हैं। जब भी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन है या कोई भी ऑपरेशन है उसकी एक लिमिट होती है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि कोई भी ऑपरेशन के पहले दवाई एक स्टेज है कि हम हमेशा कहते हैं थोड़े दिन तो दवाई दे दो डॉक्टर साहब। सर्जरी और मेडिसिन हमेशा ए और बी नहीं होती है। जैसे किडनी में अगर आपको 25 ml का स्टोन है तो दवाई कुछ नहीं है, वो सीधा ऑपरेशन है। आपकी किडनी में ट्यूमर है तो सीधा ऑपरेशन है। ठीक है, प्रोस्टेट के अंदर अभी भी दवाइयाँ काफी हद तक कारगर हैं जो थोड़े दिन ऑपरेशन को डेफर कर सकती हैं। तो रीढ़ की हड्डी में भी यही होता था। आज आपको नर्व कॉम्प्रेशन डायग्नोज हुआ, नस दबनी शुरू होगी, आपको डॉक्टर कहता था आप ऑपरेट करा लो। हम थोड़े दिन मसाज कराते थे, थोड़े दिन दवाई लेते हैं, थोड़े दिन कुछ और करते हैं। धीमे धीमे करके क्या होता है कि वो जो नस है वो डैमेज हो जाती है पूरी। और एक वक्त आता है जब हम चारपाई पे आ जाते हैं। चारपाई पे आ जाते हैं तो अब घर वाले सोचते हैं कि चारपाई से तो ठीक है, अब इसको ऑपरेट करा लें। पड़ोसी लोग उस शुरू में मना कर रहे होते हैं कि ऑपरेट मत कराओ और हम ऑपरेट कराते हैं स्टेज 3 में ले जाके। 3 स्टेज में अगर कोई पेशेंट ऑपरेट होगा तो डेफिनेट उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आने। और जब वो वापस घर आता है तो पड़ोसी आके फिर बोलते थे हमने तो पहले ही कहा था कि इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो ये धीमे धीमे से क्या होता है कि इनकम्प्लीट नॉलेज भी कई बार परेशान करती है। तो इधर उधर से इंफॉर्मेशन गैदर करने की बजाय हम लोगों को डॉक्टर से पूछना चाहिए। देखिए सारे लोग जो अफोर्डेबल नहीं होते हैं लेकिन डॉक्टर आपको सही तरीके से गाइड करेगा। जैसे हमारे पास पेशेंट भी आते हैं वो बहुत से अफोर्डेबल नहीं होते लेकिन हम उनको सॉल्यूशन जरूर बताते हैं कि आप ऐसे चले जाओ। आजकल गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स आई हुई हैं, मेडिकल कॉलेजेस आए हुए हैं, है ना, क्योंकि कुछ अल्टरनेट्स अभी भी मार्केट में अवेलेबल है लेकिन हॉस्पिटल तो पेशेंट को ही आना पड़ेगा, है ना। दिक्कतें वहीं पर आती हैं कि हम खुद मोटिवेटेड नहीं है। तो बस हम कोशिश कर रहे हैं कि आप में से कोई भी कोई मैसेज देना चाहें सर आप कि आम जनता को इसके साथ अपन क्लोज करते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, लोगों की क्या जिम्मेदारी है और समाज के प्रति अगर वो अपना इलाज करें तो उससे उनका क्या फायदा है। हम भी दूसरे उसमें लगे रहते हैं। पहले होम्योपैथिक की दवाई ली, आयुर्वेदिक की ली और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर ये ऑपरेशन वाला ले तो ये लास्ट में लेते हैं तो इसको थोड़ा सा जल्दी लें। अगर डॉक्टर एडवाइस करता है कि ज़रूरी नहीं कि हर बीमारी का इलाज ऑपरेशन ही है। कई बार ये होता है कि ऑपरेशन वाले डॉक्टर के पास मरीज जाना ही पसंद नहीं करता। कुछ जरूरी नहीं होता कि हम हर बीमारी का ऑपरेशन ही करते हो लेकिन उनको लगता है कि उनके पास वो फिजिशियन को दिखाता रहता है। आपका सुलेमान साहब जिसको किसी को भी तकलीफ हो जल्दी से जल्दी अपना इलाज करवा दे। मेरा तो मानना है कि तकलीफ होते के साथ ही ट्रीटमेंट चालू कर देना चाहिए। उसको डिले नहीं किए नेक्स्ट स्टेज में लेके जाएंगे तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, परेशान थोड़ा काम हो जाएगा। तो अर्ली स्टेज के अंदर इसको तुरंत से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बिल्कुल, जैसे मैं आपके पास में आया था मेरे मिसेज हमने तुरंत फैसला कर लिया। आपने हमको सजेस्ट किया, हमने तुरंत फैसला कर लिया। आपने बोला ठीक है। मैं डॉक्टर साहब के पास रूटीन चेकअप के लिए आया था खाली ऐसे। अच्छा, आप बोला सर्दी कर लो जमा जी। नहीं, मैंने रूटीन में आया था। मैंने तो इंटरनेट के ऊपर पढ़ा था राजपाल के बारे में, मैंने किसी से नहीं पूछा था।
आपका अजय प्रकाश जी कुछ बोलना चाह रहे हो? सब अच्छा है। डॉक्टर साहब वो एक बात बोलना है, हाँ स्ट्रोक आया ना, हाँ हाँ। उसका क्या कंसर्न है इसका? इससे क्या कंसर्न है? देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अनकंट्रोल डायबिटीज के मरीज, जिन लोगों को, जैसे कई मरीज कहते हैं मेरे को 30 साल से डायबिटीज है, 20 साल से डायबिटीज है। सेकेंड, ये जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, जो ये कहते हैं कि दिमाग का दौरा है। थर्डली, रीढ़ की हड्डी के जिनके ऑपरेशन हुए होते हैं। चौथा, पार्किंसोनिज्म वाले पेशेंट होते हैं, या जो कहीं से गिरे पड़े पेशेंट होते हैं। इन सभी मरीजों के अंदर जो पेशाब की थैली को जो तारें जारी होती हैं, नसें जो जारी होती हैं, वो कमजोर होती हैं। जैसे आप अगर इस लाइट को बदल दोगे और अगर गड़बड़ तार के अंदर है तो लाइट में रोशनी नहीं आएगी। तो इन सभी बीमारियों में तार वीक होते हैं। तो अपन कोशिश करते हैं हम लोग कि जो पेशाब की थैली जितनी भी काम कर रही है, 40%, 50%, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में जोर नहीं है। मतलब पेशाब की थैली में ताकत तो नहीं ला सकते, लेकिन जो प्रोस्टेट, जो उसको खोल के जो पेशाब करना पड़ रहा है, वो रेजिस्टेंस कम करते हैं, ताकि वो 40%, जैसे आप सपोज करिए कि आपको सीढ़ी पे चढ़ना है, तो आप मतलब खुद में ताकत नहीं ला सकते, लेकिन सीढ़ी पे चढ़ने को आप एलिवेटर में कन्वर्ट कर सकते हो, सीढ़ी को नीचे कर सकते हो, उसमें स्लोप बना सकते हो। हम अपने में ताकत नहीं ला सकते, तो वही है कि रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट बहुत नया है अभी, तो इसीलिए ज़्यादातर मैंने ये चीज़ बताई है आपके माध्यम से भी कि ज़्यादातर देखा गया कि स्ट्रोक के पेशेंट को जब यूरिन में रिटेंशन जाता है तो न्यूरो सर्जन तुरंत कहता है ये नली लगी रहेगी जिंदगी भर, हर 15 दिन पे चेंज कराते रहना। और पेशेंट महीनों सालों तक चेंज कराते रहते हैं, क्योंकि जिस मरीज ने सिर का ऑपरेशन या रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया है, प्राइमरी सर्जन तो उसके लिए वही है, और वो उसको भी भगवान मानता है। लेकिन यूरोलॉजी के पास वो कभी देर सवेर जब आता तब हम कहते हैं कि नहीं आपका ऑपरेशन होगा, ये नली से आपको निजात मिल जाएगी। तो इन मरीजों का भी ऑपरेशन होने लग गया है धीमे धीमे से, और रिजल्ट भी काफी अच्छे आ रहे हैं। चाहे वो स्ट्रोक के पेशेंट हो, खून पतला करने की दवाइयाँ कई लोगों को चल रही हैं यहाँ पर जो बैठे थे। पहले एंटीकोगुलेंट के मरीज को कहते थे कि आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, अब ये एंटीकोगुलेंट वाले पेशेंटों के भी ऑपरेशन हो रहे हैं। ठीक है।